हेलो दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सवाल, किसी एक छोटी सी पहेली में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ज्ञान को झुका दे, संगीत को मौन कर दे और बुद्धि को भी जकड़ ले? आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये उस दिन की दास्तान है जब बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दरबार में एक ऐसी पहेली रख दी जिसे सुनकर तानसेन की तान थम गई और बीरबल, जो हर उलझन का हल माना जाता था, वो भी पहली बार खामोश हो गया। उस सुबह दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। संगमरमर की ठंडी जमीन पर बैठी सभा में आज कुछ अलग होने वाला था, ये हर किसी को महसूस हो रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो सामान्य गंभीरता नहीं थी। उनकी आंखों में किसी गहरे रहस्य की चमक थी, मानो वे किसी ऐसे प्रश्न को जन्म देने वाले हों जो इतिहास में अपनी अलग छाया छोड़ जाए। दरबारियों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट थी। कोई अनुमान लगा रहा था कि शायद कोई बड़ा फैसला होगा, कोई युद्ध की घोषणा या फिर किसी नए नियम का ऐलान। मगर न तानसेन ने अपनी तान छेड़ी थी और ना ही बीरबल आज की तरह मुस्कुराते हुए किसी मजाक की तैयारी में दिख रहे थे। बीरबल की आंखें अकबर के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वे किसी अनकहे संकेत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार में सन्नाटा कर दिया। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। उन्होंने कहा कि आज वे किसी अपराध, किसी इनाम या किसी विवाद की बात नहीं करेंगे। आज वे केवल एक प्रश्न पूछेंगे, एक ऐसी पहेली जो केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव, समझ और आत्मा से हल होगी। तानसेन, जो संगीत के सुरों से मनुष्य के भीतर उतर जाने की कला जानते थे, हल्के से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई सांकेतिक प्रश्न होगा, कोई ऐसा सवाल जिसका उत्तर भाव में छुपा होगा। बीरबल भी सहज थे। वर्षों से वे अकबर के हर सवाल का उत्तर ढूंढते आए थे। उन्हें विश्वास था कि कोई भी पहेली ऐसी नहीं हो सकती जो उन्हें मौन कर दे। अकबर ने दरबार की ओर नजर दौड़ाई। फिर उन्होंने तानसेन की ओर देखा और कहा कि संगीत मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। बीरबल की ओर देखकर बोले कि बुद्धि मनुष्य को सत्य तक पहुंचाती है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर संगीत और बुद्धि दोनों ही असहाय हो जाएं, तो सत्य कहाँ छिपता है? ये सवाल सुनकर दरबार में एक हल्की हलचल हुई, लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रस्तावना है, असली पहेली तो अभी आनी बाकी है। अकबर सिंहासन से थोड़ा आगे झुके और बोले कि मान लो एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती, लेकिन उसके बिना न जीवन चलता है, न मृत्यु का अर्थ होता है। वो चीज राजा को भिखारी बना सकती है और भिखारी को राजा। वो समय से भी पुरानी है और समय के साथ ही बदलती रहती है। बताओ वो क्या है? दरबार एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। तानसेन की उंगलियां अपने आप वीणा के तारों पर गईं, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। उन्होंने आंखें बंद कीं, जैसे भीतर के संगीत से उत्तर खोज रहे हों, पर वहां भी सन्नाटा था। बीरबल ने माथे पर हल्की सिलवट डाली। ये पहेली शब्दों की नहीं थी, ये अवधारणाओं की थी। उन्होंने मन ही मन कई उत्तर सोचे, सत्य, समय, आत्मा, ईश्वर, भाग्य, लेकिन हर उत्तर अधूरा लग रहा था। अकबर ने जिस तरह प्रश्न रखा था, उसमें कोई भी सीधा उत्तर फिट नहीं बैठ रहा था। अकबर ने किसी को जल्दी करने को नहीं कहा। उन्होंने जानबूझकर चुप्पी को फैलने दिया। उन्हें मालूम था कि यही चुप्पी इस पहेली का पहला हिस्सा है। दरबारियों में से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, लेकिन बीरबल की खामोशी ने सबको रोक दिया। अगर बीरबल चुप हैं, तो ये प्रश्न साधारण नहीं हो सकता। तानसेन ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहली बार असमंजस साफ दिख रहा था। उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा कि बादशाह, संगीत हर भाव को छू सकता है, लेकिन इस प्रश्न में भाव नहीं, कोई और गहराई है, जैसे कोई ऐसी धुन जो बजती नहीं, बस महसूस होती है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो यही उत्तर वे सुनना चाहते हों, लेकिन अभी पूरा नहीं। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा कि हुजूर, ये पहेली केवल शब्दों का खेल नहीं है। इसमें जो चीज आप पूछ रहे हैं वो हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा तत्व है जो सबको जोड़ता है। अकबर ने पूछा कि फिर वो तत्व क्या है? बीरबल रुक गए। उनके होंठ खुले
फिर बंद हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि बीरबल के पास विचार तो थे पर निष्कर्ष नहीं। दरबार में बैठे लोग इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। ये वही बीरबल थे जिनके उत्तरों से अकबर खुद हैरान रह जाते थे, और आज वे मौन थे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले कि ये पहेली आज यहीं समाप्त नहीं होगी। ये प्रश्न आज बोया गया है और इसका उत्तर समय खुद देगा। उन्होंने कहा कि ये केवल बुद्धि या संगीत की परीक्षा नहीं, बल्कि इंसान के भीतर झांकने की कोशिश है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि दरबार स्थगित किया जाए, लेकिन जाते जाते उन्होंने तानसेन और बीरबल दोनों से कहा कि वे इस प्रश्न को अपने साथ लेकर जाएं। जब तक इसका उत्तर न मिले, चैन नहीं मिलेगा। दरबार उठ गया, लेकिन सन्नाटा वहीं रह गया। गलियारों में लोगों की आवाजें थीं, मगर हर किसी के मन में वही प्रश्न गूंज रहा था। वो क्या है जो बिना दिखे सब कुछ चलाता है, जो राजा और भिखारी के बीच की रेखा मिटा देता है? तानसेन अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए सोच रहे थे कि क्या कभी कोई ऐसी धुन सुनी जा सकती है जो मौन में बजती हो। बीरबल अपने कक्ष में पहुंचकर भी बैठ नहीं पाए। वे टहलते रहे, सवाल को पलटते रहे, हर शब्द को तोड़ते जोड़ते रहे। और वहीं अकेले में बैठे अकबर की आंखों में संतोष था। उन्हें पता था कि उन्होंने केवल एक पहेली नहीं दी है, बल्कि एक यात्रा शुरू कर दी है। ऐसी यात्रा जो तानसेन को संगीत से आगे और बीरबल को बुद्धि से आगे ले जाने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। दरबार से लौटने के बाद उस रात तानसेन के कक्ष में दीपक जल रहा था, लेकिन वहां रोशनी होते हुए भी अंधेरा सा पसरा हुआ था। वीणा उनके सामने रखी थी, वही वीणा जिसने ना जाने कितने अवसरों पर उनके मन की उलझनों को सुरों में बदल दिया था। मगर आज उंगलियां तारों को छूने से हिचक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर तार उनसे वही प्रश्न पूछ रहा हो जो अकबर ने दरबार में रखा था। तानसेन ने आंखें बंद कीं और भीतर उतरने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि संगीत केवल ध्वनि नहीं, बल्कि अनुभूति है। यदि वो चीज़ दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती, तो शायद वो वही है जिसे संगीत केवल छू भर सकता है, पकड़ नहीं सकता। उन्होंने एक धीमा सा स्वर छेड़ा, लेकिन वो अधूरा टूट गया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि मौन भी कभी-कभी संगीत से भारी हो जाता है। दूसरी ओर बीरबल का कक्ष भी असामान्य रूप से बेचैन था। वे बैठे नहीं थे, लेटे नहीं थे, वे टहल रहे थे। उनके दिमाग में अकबर का हर शब्द गूंज रहा था। समय से भी पुरानी, समय के साथ बदलती, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा। बीरबल ने खुद से कहा कि ये सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता तो दिखाई देती है। धन भी नहीं, क्योंकि धन का स्वरूप स्पष्ट है। ईश्वर नहीं, अकबर ने जानबूझकर शब्दों को उससे अलग रखा था। बीरबल ने अपने जीवन के अनुभवों को टटोलना शुरू किया। उन्होंने दरबार में देखे चेहरे याद किए, वो दरबारी जो कल तक अकड़ में चलते थे और आज सिर झुकाए खड़े रहते थे। वो सेनापति जो जीत के बाद देवता सा पूजित होता था और हार के बाद तिरस्कृत। उनके जीवन में क्या बदला था? परिस्थितियां? नहीं, उससे भी गहरी कोई चीज। रात गहराती गई, महल के गलियारों में सन्नाटा फैल गया, लेकिन तीन मनों में, अकबर, तानसेन और बीरबल, एक हलचल थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह दरबार नहीं लगा। फिर भी खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि बादशाह ने एक ऐसी पहेली दी है जिसने तानसेन को चुप और बीरबल को सोच में डाल दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये पहेली सत्ता के बारे में है, कोई कहता ये आत्मा का प्रश्न है, तो कोई इसे केवल अकबर की एक और परीक्षा मान रहा था। अकबर उस सुबह अकेले थे। उन्होंने जानबूझकर किसी को बुलाया नहीं। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन कठोरता नहीं। उनके मन में एक उद्देश्य था। वे जानते थे कि ये पहेली किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चाई को सामने लाने के लिए है। ऐसी सच्चाई जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। उसी दिन दोपहर को अकबर ने संदेश भिजवाया कि तानसेन और बीरबल दोनों को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा। ये सुनकर दोनों के मन में और भी बेचैनी बढ़ गई। सबसे पहले तानसेन को बुलाया गया। वे धीरे धीरे चलते हुए अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाया, लेकिन कुछ कहा नहीं।
अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और बिना भूमिका के पूछा कि क्या संगीत ने उन्हें कोई उत्तर दिया। तानसेन ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा कि हुजूर, संगीत ने मुझे उत्तर नहीं दिया बल्कि एक कमी का एहसास कराया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्वर छू सकते हैं पर बयान नहीं कर सकते। शायद आपकी पहेली भी ऐसी ही है। अकबर ने पूछा कि वो कमी क्या है। तानसेन ने उत्तर दिया कि जब मन किसी चीज को थाम नहीं पाता तब संगीत भी मौन हो जाता है। वो चीज शायद वही है जो मनुष्य को चलाती है लेकिन खुद बंधती नहीं। अकबर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा कि तानसेन सही दिशा में सोच रहे हैं लेकिन रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। फिर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल आत्मविश्वास के साथ आए लेकिन आंखों में अब भी विचारों की थकान थी। अकबर ने उनसे पूछा कि बुद्धि ने उन्हें क्या सिखाया। बीरबल ने कहा कि बुद्धि ने उन्हें सीमाएं दिखा दी हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर बुद्धि के बाहर होता है। उन्होंने कहा कि शायद ये पहेली किसी एक शब्द में समेटी नहीं जा सकती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि हर बड़ी सच्चाई किसी एक शब्द में नहीं बल्कि एक समझ में छुपी होती है। इसके बाद अकबर ने दोनों को एक साथ बुलाया। ये असामान्य था। तानसेन और बीरबल आमने सामने बैठे। अकबर ने कहा कि ये पहेली केवल सोचने की नहीं, देखने की भी है। उन्होंने दोनों को आदेश दिया कि वे अगले कुछ दिनों तक दरबार से दूर रहें, लोगों के बीच जाएं, जीवन को देखें, बिना पहचान के, बिना पद के। ये सुनकर दोनों चौंक गए। तानसेन ने पूछा कि संगीत के बिना और बीरबल ने पूछा कि बुद्धि के बिना वे क्या खोजेंगे। अकबर ने कहा कि वही जो बिना दिखे सब कुछ बदल देता है। इस आदेश के साथ ही एक नई यात्रा शुरू हो गई। तानसेन और बीरबल दोनों अपने अपने रास्ते पर निकले, ये नहीं जानते हुए कि वे जिस उत्तर को ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। और महल में अकेले बैठे अकबर ने धीरे से कहा, जब मनुष्य अपने पद से नीचे उतरता है तभी उसे सच दिखाई देता है। ये कहानी अब केवल एक पहेली नहीं रही थी, ये एक परीक्षा बन चुकी थी, संगीत, बुद्धि और सत्ता तीनों की। अगला भाग उस यात्रा की शुरुआत है जहां तानसेन सुरों से दूर और बीरबल शब्दों से आगे बढ़ेंगे। तानसेन और बीरबल दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े थे, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था। पहचान छुपा दी गई थी, वस्त्र साधारण थे और साथ में कोई सेवक नहीं था। ये पहली बार था जब दोनों अपने पद और सम्मान से दूर केवल एक सामान्य मनुष्य की तरह संसार को देखने जा रहे थे। तानसेन ने नगर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से गांव का रास्ता चुना। वहां न कोई सभा थी, न कोई दरबार, केवल खेतों की मिट्टी, हवा में तैरती मेहनत की गंध और लोगों की आंखों में बसी सच्चाई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तानसेन रुके और उससे बातचीत करने लगे। किसान ने बताया कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसे शिकायत भी नहीं है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब, लेकिन वो हर हाल में जीवन को स्वीकार करता है। तानसेन ने पूछा कि उसे डर नहीं लगता। किसान मुस्कुराया और बोला कि डर तो आता है, लेकिन उससे बड़ा भरोसा भी है कि जो होगा सह लेंगे। ये उत्तर तानसेन के मन में गूंजने लगा। भरोसा, क्या यही वो चीज है? लेकिन भरोसा भी मन की अवस्था है, उसे बदला जा सकता है। अकबर ने जिस चीज की बात की थी वो इससे भी गहरी थी। उसी रात तानसेन ने गांव के बाहर खुले आकाश के नीचे बैठकर मौन को सुना, बिना वीणा के, बिना स्वर के। उन्हें लगा कि मौन भी कुछ कह रहा है। वो किसी नियम से बंधा नहीं था, फिर भी सबको घेरे हुए था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संगीत शायद मौन से ही जन्म लेता है। दूसरी ओर बीरबल नगर के एक हिस्से में पहुंचे जहां न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक ही घटना को लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने नुकसान को किस्मत कहकर स्वीकार कर लेता है, दूसरा उसी नुकसान को अपमान मानकर जीवन भर ढोता है। बीरबल ने एक वृद्ध महिला से बात की जिसने अपने बेटे को खो दिया था। बीरबल ने पूछा कि वो इतनी शांत कैसे है। महिला ने उत्तर दिया कि जो चला गया उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता। जीवन चलता रहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें।
ये सुनकर बीरबल ठहर गए। जीवन चलता रहता है, न रुकता है न पलटता है। लेकिन क्या यही अकबर की पहेली का उत्तर है? जीवन तो दिखाई देता है, महसूस होता है। अकबर ने जिस चीज की बात की थी वो दिखाई नहीं देती थी। दिन बीतते गए। तानसेन ने कई लोगों से मुलाकात की, एक भिक्षु से, एक बच्चे से, एक ऐसे व्यक्ति से जो सब कुछ खो चुका था। हर किसी की सोच अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, सब बदल रहे थे। स्थिति, भाव, सोच, सब कुछ। बीरबल ने भी यात्राओं में यही देखा। किसी के लिए सम्मान सबसे बड़ा था, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए भय। एक ही चीज किसी को राजा बना रही थी और किसी को भीतर से भिखारी। एक शाम तानसेन और बीरबल अलग अलग स्थानों पर एक ही समय आकाश की ओर देख रहे थे। दोनों के मन में एक सी अनुभूति हुई। जो चीज वे खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की। तानसेन को लगा कि वो चीज सुरों से नहीं बल्कि भावना से जुड़ी है। बीरबल को लगा कि वो बुद्धि से नहीं बल्कि दृष्टि से जुड़ी है। उसी रात दोनों ने एक ही सपना देखा। सपने में कोई आवाज नहीं थी, कोई रूप नहीं था, बस एक एहसास था कि मनुष्य वही बन जाता है जैसा वो खुद को मान लेता है। अगली सुबह दोनों की यात्राएं समाप्त होने वाली थीं। वे वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रास्ते में तानसेन के मन में पहली बार एक अधूरी सी धुन उभरी। वो धुन किसी राग में नहीं बंधी थी, फिर भी पूर्ण लग रही थी। बीरबल के मन में भी पहली बार कोई शब्द नहीं था, फिर भी एक स्पष्टता थी। उन्हें लगा कि वे उत्तर के बहुत पास हैं, लेकिन अभी अंतिम परत खुलनी बाकी है। महल में अकबर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब उत्तर जल्द सामने आएगा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस समय को अपना काम करने दिया। जब तानसेन और बीरबल लौटेंगे तब ये पहेली केवल एक प्रश्न नहीं रहेगी, वो एक आईना बन जाएगी जिसमें हर इंसान खुद को देख पाएगा। और यही अकबर का उद्देश्य था। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां खोज उत्तर में बदलने वाली है। जब तानसेन और बीरबल यात्रा से लौटे तो दोनों के चेहरे बदले हुए थे। वे वही व्यक्ति थे, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया था, जैसे किसी ने उनके अंदर जमी हुई परत को हटा दिया हो। महल के द्वार से भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये स्थान भी अब वैसा नहीं रहा जैसा वे छोड़ कर गए थे, या शायद बदल वे खुद गए थे। अकबर ने उसी दिन दरबार नहीं लगाया। उन्होंने तानसेन और बीरबल को अलग अलग विश्राम करने का आदेश दिया। ये मौन भी एक परीक्षा था। अकबर जानबूझकर उन्हें सोच के साथ अकेला छोड़ना चाहते थे। तानसेन अपने कक्ष में बैठे थे। इस बार उनके सामने वीणा थी, लेकिन उन्होंने उसे उठाया नहीं। वे बस उसे देखते रहे। उन्हें याद आया वो किसान, वो बच्चा, वो भिक्षु, सबके चेहरे सब अलग थे, फिर भी किसी गहरे स्तर पर एक जैसे। उन्होंने महसूस किया कि संगीत तो केवल माध्यम है, असली शक्ति कहीं और है, वो शक्ति जो बिना स्वर के भी मन को छू लेती है। बीरबल अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़े थे। बाहर लोग आ जा रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई चिंता में डूबा था। बीरबल ने सोचा कि एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का है, और ये दृष्टि दिखाई नहीं देती, बस असर छोड़ जाती है। रात को अकबर ने दोनों को एक साथ बुलाया। ये कोई औपचारिक दरबार नहीं था, केवल 3 व्यक्ति, एक दीपक और गहरा सन्नाटा। अकबर ने बिना भूमिका के पूछा कि यात्रा ने उन्हें क्या सिखाया। तानसेन ने कहा कि उन्होंने देखा कि लोग बिना संगीत के भी जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। उन्होंने कहा कि सुर जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जीवन सुरों से बड़ा है। बीरबल ने कहा कि उन्होंने देखा कि न्याय और अन्याय से ज्यादा बड़ा है स्वीकार। कुछ लोग सच को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सहना सीख लेते हैं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार स्वर में कोई चुनौती नहीं थी। उन्होंने पूछा कि वो क्या है जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसके बिना जीवन का अर्थ नहीं। इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, बल्कि गहराई का था। तानसेन और बीरबल दोनों चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी खाली नहीं थी, उसमें उत्तर तैर रहा था। तानसेन ने धीरे से कहा कि शायद वो चीज भावना है, जिसके बदलते ही जीवन बदल जाता है। बीरबल ने कहा कि शायद वो सोच है, जिसके बदलते ही इंसान बदल जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये दोनों उत्तर सही दिशा में हैं, लेकिन अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि भावना और सोच बदलती रहती हैं,
लेकिन उनकी पहेली उस चीज की थी जो बदलते हुए भी सब कुछ बदल देती है। अकबर उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। उन्होंने कहा कि एक ही सूरज सब पर चमकता है, लेकिन किसी के लिए वो आशा है, किसी के लिए जलन। सूरज नहीं बदलता, देखने वाला बदलता है। ये सुनकर बीरबल ठहर गए। तानसेन की आंखें भी चमक उठीं। दोनों ने एक साथ महसूस किया कि वे उत्तर के बेहद करीब हैं। अकबर ने आगे कहा कि वही चीज राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देती है। पद नहीं बदलता, वस्त्र नहीं बदलते, केवल भीतर कुछ बदल जाता है। उस रात तानसेन को फिर वही अधूरी धुन याद आई। अब वो अधूरी नहीं लग रही थी। वो धुन किसी राग में नहीं थी, लेकिन उसमें सत्य था। बीरबल को भी भीतर एक स्पष्टता महसूस हुई। शब्द अभी भी नहीं थे, लेकिन समझ बनने लगी थी। अकबर ने उन्हें अंतिम समय दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो केवल उनका नहीं होगा, वो हर उस व्यक्ति का होगा जो खुद को छोटा या बड़ा मानता है। ये पहेली अब तानसेन और बीरबल की नहीं रही थी, ये मनुष्य की बन चुकी थी। और अब अगला भाग उस क्षण की ओर बढ़ेगा जब मौन टूटेगा और दरबार फिर से सन्न रह जाएगा, लेकिन इस बार कारण अलग होगा। अगली सुबह का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। दरबार सज चुका था, लेकिन आज उसमें पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, जैसे हर व्यक्ति किसी अनदेखे भार को अपने भीतर लिए खड़ा हो। तानसेन और बीरबल दोनों अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर न आत्मविश्वास था न संदेह, केवल एक गहरी स्थिरता थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली। ये वही दरबार था, वही लोग, वही व्यवस्था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। कारण ये था कि आज प्रश्न दोबारा पूछा जाना था, और इस बार उसका उत्तर टलने वाला नहीं था। अकबर ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये पहेली रखी थी, तब उनका उद्देश्य किसी को परखना नहीं था। उनका उद्देश्य ये देखना था कि क्या मनुष्य अपने पद, अपनी कला और अपनी बुद्धि से आगे भी देख सकता है। फिर उन्होंने तानसेन की ओर देखा। तानसेन ने पहली बार वीणा उठाई, लेकिन उन्होंने उसे बजाया नहीं। उन्होंने कहा कि हुजूर, इस यात्रा में उन्होंने समझा कि संगीत मन को छूता है, लेकिन मन खुद उससे भी बड़ा है। मन यदि शांत हो तो बिना स्वर के भी पूर्णता मिल सकती है। अकबर ने पूछा कि फिर वो चीज क्या है। तानसेन ने उत्तर देने से पहले एक क्षण रुककर दरबार की ओर देखा। उन्होंने कहा कि वो चीज मनुष्य की दृष्टि है, वो नज़र जिससे वो अपने जीवन को देखता है। वही दृष्टि जीवन को मधुर भी बना सकती है और कड़वा भी। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उन्होंने समझा है कि परिस्थिति किसी को महान या तुच्छ नहीं बनाती। मनुष्य खुद अपने भीतर ये निर्णय करता है कि वो क्या है। अकबर ने फिर वही प्रश्न दोहराया, वो क्या है जो बिना दिखे सब कुछ बदल देता है। इस बार बीरबल ने उत्तर दिया कि वो है मान्यता। मनुष्य खुद को क्या मानता है। राजा खुद को राजा मानना छोड़ दे तो वो उसी क्षण भीतर से भिखारी बन जाता है, और भिखारी अगर खुद को तुच्छ मानना छोड़ दे तो उसके भीतर राजा जन्म ले लेता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा अज्ञान का नहीं, स्वीकार का था। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए कहा कि यही वो उत्तर था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि और मान्यता से चलता है। वही दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती, लेकिन उसके बिना जीवन अर्थहीन है। तानसेन और बीरबल दोनों नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये पहेली किसी एक दिन के लिए नहीं थी, ये हर युग के लिए थी। अकबर ने कहा कि यदि ये समझ हर व्यक्ति में आ जाए तो ना घमंड बचेगा न हीनता, तब सत्ता सेवा बन जाएगी और कला साधना। दरबार में बैठे लोग चुप थे, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ बदल चुका था। कुछ ने पहली बार खुद को पहचाना, कुछ ने पहली बार खुद पर प्रश्न किया। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन पहेली समाप्त नहीं हुई। वो अब हर उस मन में जीवित थी जो खुद से पूछने का साहस रखता था, मैं खुद को क्या मानता हूं। और यही इस कहानी का वास्तविक रहस्य था। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि जिस समझ ने मौन तोड़ा था वही अब आने वाले दिनों में नए प्रश्नों को जन्म देने वाली थी। अकबर के शब्द दरबार में गूंजते रहे,
लेकिन उनका प्रभाव शब्दों से कहीं आगे तक फैल चुका था। उस दिन दरबार भले ही विसर्जित हो गया हो, पर हर व्यक्ति अपने साथ एक मौन प्रश्न लेकर लौटा था। कोई उसे समझ पा रहा था, कोई उससे डर रहा था और कोई उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। तानसेन अपने कक्ष में लौटे तो उन्होंने पहली बार वीणा को सम्मान से अलग रख दिया। आज उनके लिए संगीत कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई दरबारी कर्तव्य नहीं था, वो साधना बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि अब जब वे सुर छेड़ेंगे तो वो केवल सुनाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होंगे। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यदि दृष्टि बदल जाए तो वही स्वर जो कभी अहंकार को जन्म देते थे अब विनम्रता सिखा सकते हैं। बीरबल के भीतर भी एक हलचल थी, लेकिन वो हलचल शांति से भरी हुई थी। वर्षों तक वे अपनी बुद्धि पर गर्व करते आए थे। आज पहली बार उन्होंने समझा कि बुद्धि सबसे ऊपर नहीं होती, उसके ऊपर भी कुछ होता है, वो दृष्टि जिससे बुद्धि को दिशा मिलती है। अगर वही गलत हो तो सबसे तेज दिमाग भी अंधा हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक अकबर ने जानबूझकर दरबार को सीमित रखा। उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई नई घोषणा नहीं की। वे लोगों को समय देना चाहते थे, उस प्रश्न के साथ रहने का समय। वे जानते थे कि समझ को थोपा नहीं जा सकता, उसे भीतर से उभरने देना पड़ता है। दरबारियों में परिवर्तन साफ दिखने लगा था। जो लोग पहले हर समय आगे बढ़कर बोलते थे वे अब सोचकर बोलने लगे। जो हमेशा चुप रहते थे उनकी आंखों में अब आत्मविश्वास की हल्की चमक दिखाई देने लगी। ये कोई अचानक क्रांति नहीं थी, लेकिन एक शांत बदलाव जरूर था। एक दिन अकबर ने तानसेन और बीरबल को फिर बुलाया। इस बार विषय पहेली नहीं था। अकबर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने लोगों में कोई बदलाव देखा है। तानसेन ने कहा कि लोगों की आंखों में अब पहले जैसी हड़बड़ी नहीं है, जैसे वे खुद को साबित करने की दौड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हों। बीरबल ने कहा कि लोग अब प्रश्न पूछने से डर नहीं रहे, वे हर बात को अंतिम सत्य मानने के बजाय उस पर सोचने लगे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा कि यही उस पहेली की असली सफलता है। उत्तर जानना जरूरी नहीं होता, सही प्रश्न के साथ जीना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हर परिवर्तन को सब स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों के मन में असंतोष भी था। उन्हें लगने लगा था कि ये सोच व्यवस्था को कमजोर कर देगी। यदि हर व्यक्ति खुद को बराबर मानने लगे तो अनुशासन कैसे चलेगा। अकबर को यह विरोध महसूस हो गया था। उन्होंने तानसेन और बीरबल से कहा कि अगली परीक्षा पहेली की नहीं, उसके प्रभाव की होगी। उन्होंने कहा कि समझ को संतुलन की जरूरत होती है, बिना संतुलन के हर सत्य भी खतरा बन सकता है। उस शाम तानसेन ने एक नई धुन रची। वो धुन ना तो उत्सव की थी ना शोक की, वो धुन स्थिरता की थी। बीरबल ने उसे सुना और पहली बार बिना किसी टिप्पणी के बस सिर झुका दिया। दोनों समझ गए थे कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। पहेली ने उत्तर दे दिया था, लेकिन अब उसका उपयोग होना बाकी था। और कहीं ना कहीं अकबर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली नेतृत्व प्रश्न देने में नहीं बल्कि लोगों को सोचने लायक बनाने में होता है। आने वाला भाग उस टकराव की ओर बढ़ेगा जहां ये नई समझ पहली बार परीक्षा में पड़ेगी। नई समझ के साथ आई शांति ज्यादा दिनों तक निर्विघ्न नहीं रह सकी। जैसे ही लोगों ने अपने भीतर उठते प्रश्नों को पहचानना शुरू किया, वैसे ही कुछ चेहरों पर असहजता उभरने लगी। हर परिवर्तन अपने साथ डर भी लाता है और डर अक्सर विरोध में बदल जाता है। दरबार के कुछ पुराने सदस्य जो वर्षों से व्यवस्था को केवल पद और अनुशासन के सहारे समझते आए थे, अब स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर हर व्यक्ति खुद को भीतर से समान मानने लगा तो आदेश और आज्ञा का महत्व कम हो जाएगा। ये चिंता धीरे धीरे कानाफूसी में बदली और फिर विचारों में। अकबर इस सब को देख रहे थे। वे जानते थे कि ये होना ही था। किसी भी सच्ची समझ की पहली परीक्षा यही होती है कि वो विरोध सह पाती है या नहीं। उसी समय एक विवाद दरबार तक पहुंचा। दो व्यक्ति, एक पद में ऊंचा, दूसरा साधारण, एक ही घटना को लेकर आमने सामने खड़े थे। पहले की आदत थी कि उसका पद ही उसका सत्य बन जाए और दूसरे की नियति थी कि उसकी बात अनसुनी रह जाए। पहले की आंखों में अधिकार था, दूसरे की आंखों में संकोच। अकबर ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि अब केवल बुद्धि नहीं, समझ की परीक्षा है। बीरबल ने दोनों से अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ प्रश्न पूछा, तुम दोनों खुद को क्या मानते हो? ये प्रश्न सुनकर दोनों ठिठक गए। ऊंचे पद वाले ने कहा कि वो शासन का प्रतिनिधि है,
साधारण व्यक्ति ने कहा कि वो कुछ भी नहीं, बस एक आम इंसान। बीरबल ने चुपचाप तानसेन की ओर देखा। तानसेन ने कोई स्वर नहीं छेड़ा, लेकिन उनकी उपस्थिति ही वातावरण को शांत कर रही थी। अकबर ने आगे बढ़कर कहा कि यदि एक खुद को केवल पद मानता है और दूसरा खुद को कुछ भी नहीं, तो सत्य दोनों से दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय तब नहीं मरता जब गलती होती है, न्याय तब मरता है जब कोई खुद को सुनने योग्य ही न माने। ये सुनकर साधारण व्यक्ति की आंखों में पहली बार सीधापन आया, ऊंचे पद वाले की आंखों में पहली बार असमंजस। अकबर ने निर्णय दिया, लेकिन निर्णय से पहले उन्होंने दोनों को ये समझने का अवसर दिया कि वे किस दृष्टि से खड़े हैं। निर्णय कठोर नहीं था, लेकिन स्पष्ट था। वो केवल घटना पर नहीं, सोच पर आधारित था। दरबार में बैठे लोग समझ गए कि कुछ बदल चुका है। अब केवल नियम नहीं, दृष्टि भी देखी जाएगी। उस दिन के बाद विरोध खुलकर सामने आने लगा। कुछ लोग अकबर के इस नए दृष्टिकोण से असहमत थे। उन्हें लगता था कि इससे अनुशासन ढीला होगा, लेकिन अकबर जानते थे कि अनुशासन भय से नहीं, समझ से टिकता है। तानसेन और बीरबल दोनों को ये महसूस होने लगा कि अब उनकी भूमिका बदल रही है। तानसेन का संगीत अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावों को संतुलित करने का माध्यम बन रहा था। बीरबल की बुद्धि अब केवल उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि सही प्रश्न उठाने के लिए प्रयोग हो रही थी। एक शाम तानसेन ने कहा कि ये समझ हर किसी तक एक साथ नहीं पहुंच सकती। कुछ लोग उसे अपनाएंगे, कुछ उससे लड़ेंगे। अकबर ने उत्तर दिया कि नेतृत्व का अर्थ यही है, हर किसी को साथ लेकर चलना नहीं, बल्कि सही दिशा में खड़े रहना। ये भाग उस क्षण पर समाप्त हुआ जब स्पष्ट हो गया कि पहेली का उत्तर मिलना आसान था, लेकिन उसके अनुसार जीना कठिन। और आगे की कहानी इसी कठिनाई की परतों को खोलेगी। समझ जब गहरी होती है तो वो केवल शांत नहीं करती, वो हलचल भी पैदा करती है। दरबार में अब दो तरह की खामोशी थी, एक वो जो भीतर से आई थी और सोच को जन्म दे रही थी, और दूसरी वो जो दबे हुए विरोध से भरी थी। ये दूसरी खामोशी सबसे खतरनाक होती है। कुछ दरबारी अब खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहने लगी थीं। वे अकबर की हर बात से असहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था कि यदि ये सोच आम लोगों तक पूरी तरह पहुंच गई तो वर्षों से बनी दूरी मिट जाएगी, और दूरी मिटती है तो कई कुर्सियां हिलती हैं। अकबर ये सब समझ रहे थे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोक नहीं दिया। वे जानते थे कि विचारों की लड़ाई आदेश से नहीं जीती जाती, उसे समय और उदाहरण चाहिए। उसी समय राज्य के एक दूरस्थ हिस्से से एक समाचार आया। वहां एक अधिकारी पर आरोप था कि उसने अपने पद का उपयोग करके साधारण लोगों को दबाया है। पहले ऐसे मामलों में जांच केवल औपचारिक होती थी और पद अक्सर ढाल बन जाता था, लेकिन इस बार अकबर ने वही मामला खुले दरबार में सुनने का आदेश दिया। ये निर्णय अपने आप में एक संकेत था। दरबार भरा हुआ था। वो अधिकारी आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे विश्वास था कि उसकी पहचान, उसका पद उसे बचा लेगा। दूसरी ओर वे लोग थे जिनकी आवाज पहले कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंची थी। आज वे कांप रहे थे, लेकिन चुप नहीं थे। अकबर ने किसी को जल्दी नहीं किया। उन्होंने पहले उस अधिकारी से पूछा कि वो खुद को क्या मानता है। अधिकारी ने गर्व से उत्तर दिया कि वो राज्य की व्यवस्था का हिस्सा है। फिर अकबर ने साधारण लोगों से वही प्रश्न पूछा। एक ने कहा कि वो केवल मेहनतकश है, दूसरे ने कहा कि वो किसी के बराबर नहीं। अकबर ने गहरी नज़र से सबको देखा, फिर बोले कि जब एक खुद को व्यवस्था और दूसरा खुद को कुछ भी नहीं मानता, तब अन्याय जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था लोगों के लिए होती है, लोगों से ऊपर नहीं। बीरबल ने इस बार कोई चतुराई नहीं दिखाई। उन्होंने केवल वही प्रश्न दोहराया, क्या तुमने कभी खुद को बिना पद के देखा है? अधिकारी पहली बार चुप हुआ। उसकी चुप्पी में भय था। तानसेन ने कोई राग नहीं छेड़ा, लेकिन उनकी उपस्थिति ही दरबार को स्थिर कर रही थी, जैसे उनका मौन कह रहा हो कि अब दिखावा काम नहीं आएगा। अकबर का निर्णय स्पष्ट था। अधिकारी को दंड मिला, लेकिन उससे भी बड़ा दंड ये था कि उसे पहली बार अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा, और साधारण लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी बात भी सुनी जा सकती है। ये घटना पूरे राज्य में फैल गई। कुछ ने इसे न्याय कहा, कुछ ने इसे खतरा, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्हें पता था कि उन्होंने सही किया है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। हर सही निर्णय अपने साथ नई चुनौतियां लाता है।
तानसेन ने उस रात एक ऐसी धुन रची जो न तो विजय की थी न हार की। वो धुन जिम्मेदारी की थी। बीरबल ने उस धुन को सुनते हुए कहा कि अब लोग अकबर की शक्ति से नहीं, उनकी दृष्टि से डरेंगे। अकबर ने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि अगर लोग डरेंगे भी तो उस डर से नहीं जो झुकाता है, बल्कि उस समझ से जो आईना दिखाती है। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां परिवर्तन स्थायी बनने की कोशिश कर रहा है, और यही वो क्षण होता है जब सबसे बड़ा विरोध जन्म लेता है। जिस परिवर्तन को अब तक लोग फुसफुसाहट में जी रहे थे, वो अचानक आवाज बनने लगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे समाचार आने लगे। कहीं किसी अधिकारी ने आदेश मानने से पहले सवाल किया, कहीं किसी साधारण व्यक्ति ने पहली बार अपनी बात बिना झुके रखी। ये सब एक साथ नहीं हुआ, लेकिन दिशा एक ही थी। दरबार के कुछ पुराने स्तंभ अब खुलकर असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि अकबर की नई दृष्टि लोगों को जरूरत से ज्यादा साहसी बना रही है। उन्हें डर था कि ये साहस अनुशासन को चुनौती देगा। वे अकबर से सीधे टकराने का साहस नहीं करते थे, लेकिन व्यवस्था के भीतर रहकर उसे धीमा करने की कोशिश करने लगे। अकबर को यह भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने किसी को हटाया नहीं, किसी पर संदेह नहीं जताया। वे जानते थे कि भय से थमी व्यवस्था पहली ही हवा में बिखर जाती है। उन्हें ऐसी स्थिरता चाहिए थी जो भीतर से आए। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। राज्य की सीमा के पास एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना था। ऐसा निर्णय जिसका असर कई लोगों पर पड़ने वाला था। पुराने नियम कहते थे कि निर्णय पद के आधार पर होगा। नई समझ कहती थी कि निर्णय प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। दरबार में बहस छिड़ गई। कुछ लोग पुराने नियमों के पक्ष में थे, कुछ नए दृष्टिकोण के। ये पहली बार था जब दरबार में विचारों की खुली टकराहट हुई। तानसेन उस दिन चुप बैठे थे। बीरबल भी सामान्य चतुराई से दूर थे। अकबर ने जानबूझकर किसी को नहीं रोका। वे चाहते थे कि लोग खुद बोलें, खुद सुने। बहस के बीच एक वरिष्ठ दरबारी ने कहा कि यदि हर कोई खुद को बराबर मानने लगे तो नेतृत्व का अर्थ ही क्या रह जाएगा। अकबर ने पहली बार हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व बराबरी से खत्म नहीं होता, वो जिम्मेदारी से बनता है। जो अधिक देख सकता है वही आगे खड़ा होता है। ऊंचा इसलिए नहीं कि वो श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि उस पर भार अधिक है। ये सुनकर कई चेहरे शांत हुए, लेकिन कुछ और कठोर। उसी शाम अकबर ने तानसेन और बीरबल से कहा कि ये वो समय है जब सत्य को केवल सही होना पर्याप्त नहीं, उसे स्पष्ट भी होना होगा। तानसेन ने उत्तर दिया कि वे संगीत से वो स्पष्टता दे सकते हैं जो शब्द नहीं दे पाते। बीरबल ने कहा कि वे प्रश्नों से वो स्पष्टता ला सकते हैं जो आदेश नहीं ला पाते। अगले दिन तानसेन ने दरबार में एक नई रचना प्रस्तुत की। वो रचना किसी विजय, किसी शोक या किसी उत्सव की नहीं थी। वो यात्रा की थी, ऐसी यात्रा की जिसमें हर स्वर आगे बढ़ने का भार उठाता है। लोगों ने उसे सुना और बिना समझे भी महसूस किया कि ये संगीत ठहरने का नहीं, आगे बढ़ने का है। उस संगीत के बाद बीरबल में केवल एक प्रश्न पूछा, यदि हम बदलते समय से लड़ेंगे तो टूटेंगे, यदि उसके साथ चलेंगे तो क्या खोएंगे? कोई तुरंत उत्तर नहीं आया, लेकिन यही वो क्षण था जब विरोध पहली बार रुका। पूरी तरह नहीं, पर हिचक के साथ। अकबर जानते थे कि ये विराम ही उनकी जीत नहीं, बल्कि अवसर है। अवसर ये दिखाने का कि नई दृष्टि अराजकता नहीं, संतुलन है। लेकिन हर विराम के बाद अगली चाल आती है, और कुछ लोग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। ये भाग वहीं समाप्त होता है जहां संकट टला नहीं है, बस टलने का भ्रम है। जिस विराम को कई लोग शांति समझ रहे थे, वो वास्तव में तूफान से पहले का सन्नाटा था। कुछ चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन वो सहज नहीं थी, उसमें गणना थी। जिन लोगों ने खुलकर विरोध नहीं किया था, वे अब भीतर ही भीतर अपनी चालें बुनने लगे थे। अकबर को ये भली भांति पता था कि ये क्षण सबसे कठिन होता है, जब परिवर्तन आधा स्वीकार किया जाता है और आधा नकारा। उन्होंने तानसेन और बीरबल से कहा कि अब किसी नई घोषणा की नहीं, बल्कि धैर्य की जरूरत है। लेकिन घटनाएं अपने आप तेज होने लगीं। राज्य के एक हिस्से में आदेशों को जानबूझकर उलझाया जाने लगा। कोई सीधा विद्रोह नहीं था, कोई खुला विरोध नहीं था। केवल निर्णयों में देरी, संदेशों में अस्पष्टता और जिम्मेदारी को इधर-उधर खिसकाने की कोशिश। ये वही तरीका था जिससे व्यवस्था को भीतर से कमजोर किया जाता है। बीरबल ने इस स्थिति को तुरंत पहचान लिया।
उन्होंने अकबर से कहा कि ये विरोध तलवार से नहीं, शब्दों से लड़ा जा रहा है, और ऐसे युद्ध में सबसे बड़ा हथियार स्पष्टता होती है। अकबर ने उसी दिन एक खुली सभा का आदेश दिया। ये कोई औपचारिक दरबार नहीं था, ये सुनने की सभा थी। उन्होंने कहा कि जो भी उलझन है, जो भी डर है, वो सामने आए। सभा में लोग आए, कुछ साहस के साथ, कुछ भय के साथ। किसी ने कहा कि नई सोच उन्हें भ्रमित कर रही है, किसी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब सही और गलत का पैमाना क्या है। अकबर ने किसी को टोका नहीं। उन्होंने अंत में केवल इतना कहा कि पैमाना नहीं बदला है, देखने की दिशा बदली है। अन्याय पहले भी अन्याय था, न्याय पहले भी न्याय। फर्क बस इतना है कि अब पद नहीं, प्रभाव देखा जा रहा है। तानसेन ने सभा के अंत में एक छोटा सा स्वर छेड़ा। वो स्वर बहुत धीमा था, लेकिन उसमें स्थिरता थी, जैसे कह रहा हो, धीरे चलो लेकिन रुको मत। सभा के बाद भी कुछ चेहरे असंतुष्ट थे। वे बाहर निकलते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अब उनकी असहमति स्पष्ट होने लगी थी। उसी रात एक गुप्त बैठक हुई। कुछ प्रभावशाली लोग एकत्र हुए। उनका मानना था कि अकबर की ये सोच सत्ता को कमजोर कर देगी। उन्होंने तय किया कि वे किसी एक घटना को बड़ा बनाकर ये सिद्ध करेंगे कि नई दृष्टि अव्यवस्था लाती है। अकबर को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं। वे जानते थे कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल परीक्षा में डाला जा सकता है। तानसेन और बीरबल दोनों बेचैन थे। उन्होंने अकबर से पूछा कि क्या ये जोखिम जरूरी है। अकबर ने उत्तर दिया कि हर सही मार्ग पर चलते हुए एक ऐसा मोड़ आता है जहां पीछे लौटना सुरक्षित लगता है, लेकिन वही मोड़ आगे बढ़ने की कसौटी भी होता है। ये भाग उस क्षण पर समाप्त होता है जब अंधेरे में कुछ लोग एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं और रोशनी में बैठे लोग उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह असामान्य रूप से व्यस्त थी। महल के गलियारों में सामान्य से अधिक चहल पहल थी, लेकिन चेहरों पर सहजता नहीं थी, जैसे हर कोई किसी अनकहे समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हो। और वो समाचार देर तक रुका नहीं। राज्य के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र से सूचना आई कि वहां व्यवस्था बिगड़ गई है। आदेशों को लेकर भ्रम फैला। लोगों ने एक दूसरे पर दोष डालना शुरू कर दिया और एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते बड़ा रूप लेने लगा। वही लोग जो नई सोच के विरोध में थे, अब कहने लगे कि यही वो परिणाम है जिसके बारे में वे चेतावनी दे रहे थे। दरबार तुरंत बुलाया गया। वातावरण भारी था। विरोध करने वाले दरबारी आत्मविश्वास में थे। उन्हें लग रहा था कि अब अकबर के सामने प्रमाण है। एक वरिष्ठ व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा कि जब लोगों को ज्यादा सोचने की छूट दी जाती है तो व्यवस्था ढहती है। उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ स्पष्ट था, आदेश ऊपर से आता था और नीचे तक जाता था। अकबर ने शांत स्वर में पूछा कि क्या उस क्षेत्र में अन्याय पहले नहीं होता था। उस व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं था। बीरबल ने दस्तावेज मंगवाए। उन्होंने देखा कि भ्रम जानबूझकर पैदा किया गया था। आदेशों को आधा भेजा गया, निर्देशों को देर से पहुंचाया गया। ये अव्यवस्था स्वतः नहीं थी, ये रची गई थी। तानसेन पूरे समय मौन में बैठे रहे, लेकिन उनका मौन भारी था, जैसे कह रहा हो कि सच अब सामने आने वाला है। अकबर ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने संदेशों में देरी की उन्हें सामने लाया जाए। कुछ नाम ऐसे थे जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरबार में हलचल मच गई। विरोध करने वालों के चेहरे उतरने लगे। अब ये स्पष्ट होने लगा था कि अव्यवस्था नई सोच की वजह से नहीं, बल्कि उसे बदनाम करने की कोशिश में पैदा की गई थी। अकबर ने कहा कि ये वही पुराना भय है। यदि लोग समझने लगेंगे तो नियंत्रण कैसे रहेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करेगा वो व्यवस्था का नहीं, अपने स्वार्थ का सेवक है। ये निर्णय कठोर था, लेकिन न्यायपूर्ण। दोषियों को हटाया गया, कुछ को पद से, कुछ को जिम्मेदारी से। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा भय का नहीं था, ये सन्नाटा स्वीकार का था। उस दिन तानसेन ने कोई संगीत नहीं प्रस्तुत किया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। सच अपने आप बोल चुका था। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा कि अब लोग समझने लगे हैं कि समस्या सोच में नहीं थी, नीयत में थी। अकबर ने उत्तर दिया कि यही सबसे कठिन सत्य होता है। दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन अकबर जानते थे कि ये अंतिम परीक्षा नहीं थी, ये केवल पहली खुली चाल थी। आगे और भी कोशिशें होंगी, और हर बार
सत्य को खुद को सिद्ध करना होगा। ये भाग उस क्षण पर समाप्त होता है जब परिवर्तन ने पहली बार साजिश को पराजित किया, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। साजिश उजागर हो जाने के बाद दरबार में एक नई तरह की शांति उतरी। ये वो शांति नहीं थी जो भय से आती है, बल्कि वो जो स्पष्टता से जन्म लेती है। लोगों को अब ये समझ आने लगा था कि परिवर्तन को असफल साबित करने की कोशिशें क्यों की जा रही थीं और कौन इससे लाभ उठाना चाहता था। अकबर ने इस अवसर का उपयोग दंड देने से अधिक दिशा देने में किया। उन्होंने किसी का सार्वजनिक अपमान नहीं किया, किसी को उदाहरण बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल ये स्पष्ट किया कि राज्य का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, संतुलन है। तानसेन ने इस समय को मौन में बिताया। वे समझ चुके थे कि हर क्षण संगीत की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी सबसे गहरी धुन वही होती है जो बजाई नहीं जाती। उनकी उपस्थिति अब लोगों को स्थिर करती थी, जैसे कोई परिचित ध्वनि जो भीतर भरोसा जगाती है। बीरबल अब कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो प्रश्न सीधे होते। वे लोगों से पूछते कि क्या वे आदेश मान रहे हैं या उद्देश्य को समझ रहे हैं। ये प्रश्न कई लोगों को असहज करता था, लेकिन उसी असहजता में सीख छुपी थी। अकबर ने अब छोटे छोटे मामलों को स्वयं सुनना शुरू किया। ये किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि नेतृत्व दूरी से नहीं, सहभागिता से चलता है। लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि वे केवल प्रजा नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे व्यवस्था में संतुलन लौटने लगा। लोग अब हर बात को चुनौती नहीं देते थे, लेकिन हर बात को आंख बंद करके स्वीकार भी नहीं करते थे। ये वो मध्य मार्ग था जिसकी अकबर तलाश कर रहे थे। एक दिन अकबर ने तानसेन और बीरबल से कहा कि जिस पहेली से ये सब शुरू हुआ था वो अब केवल कहानी नहीं रही, वो व्यवहार बन चुकी है। तानसेन ने कहा कि संगीत अब उन्हें ये सिखाता है कि हर स्वर को अपना स्थान चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा, बस सही। बीरबल ने कहा कि बुद्धि अब उन्हें ये याद दिलाती है कि हर उत्तर से पहले प्रश्न जरूरी है, लेकिन हर प्रश्न के बाद मौन भी जरूरी होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि यही वो संतुलन है जहां सत्ता बोझ नहीं बनती। लेकिन एक अंतिम कसौटी अभी बाकी थी, एक ऐसी स्थिति जहां ये नई समझ खुद को सिद्ध करेगी, बिना किसी विरोध के, बिना किसी साजिश के। क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब सब कुछ शांत दिखता है। ये भाग वहीं समाप्त होता है जहां स्थिरता दिख रही है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शांति जब लंबे समय तक बनी रहती है तो वो आदत बन जाती है, और आदत ही वो क्षण होती है जहां मनुष्य सबसे अधिक सावधान रहना भूल जाता है। दरबार में अब बहस नहीं होती थी, साजिश की फुसफुसाहट भी थम चुकी थी, सब कुछ सुचारू लग रहा था। लेकिन अकबर जानते थे कि यही वो समय है जब वास्तविक परीक्षा आती है। एक दिन अकबर ने एक छोटा सा आदेश दिया, कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई गंभीर घोषणा नहीं, केवल इतना कि राज्य के एक सामान्य कार्य को अब बिना पद देखे केवल समझ और प्रभाव के आधार पर पूरा किया जाएगा। ये आदेश जानबूझकर साधारण रखा गया था ताकि कोई सतर्क ना हो, कोई तैयार ना हो। तानसेन और बीरबल दोनों समझ गए कि ये वही अंतिम कसौटी है, ये देखने की कि लोग अब सचमुच बदल चुके हैं या केवल परिस्थिति के साथ ढल गए हैं। कार्य आरंभ हुआ। शुरू में सब ठीक चला, लोग ध्यान से सुनते रहे, चर्चा करते रहे। लेकिन जैसे जैसे निर्णय का समय नजदीक आया, पुराने संस्कार धीरे धीरे सिर उठाने लगे। कुछ लोग फिर से पद की ओर देखने लगे, कुछ ने अपनी आवाज दबानी शुरू कर दी। ये सब बहुत सूक्ष्म था। कोई खुली गलती नहीं, कोई बड़ा अन्याय नहीं, बस वही पुरानी आदत, सुविधा के अनुसार सच को मोड़ लेना। बीरबल ने ये देखा और कुछ नहीं कहा। तानसेन ने भी कोई संगीत नहीं छेड़ा। अकबर भी मौन रहे, क्योंकि इस बार हस्तक्षेप नहीं होना था। ये परीक्षा बिना मार्गदर्शन के थी। निर्णय लिया गया। वो न पूरी तरह गलत था, न पूरी तरह सही। वो सुरक्षित था, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। अकबर ने निर्णय सुना और कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ये सही था, या इसलिए क्योंकि ये आसान था? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा भय का नहीं, शर्म का था। किसी के पास उत्तर नहीं था। तानसेन ने पहली बार उस दिन वीणा उठाई।
उन्होंने कोई जटिल राग नहीं छेड़ा, केवल एक सीधा सरल स्वर। वो स्वर किसी पर आरोप नहीं कर रहा था, बस आईना दिखा रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा कि परिवर्तन तब पूरा नहीं होता जब विरोध खत्म हो जाए। परिवर्तन तब पूरा होता है जब सुविधा के सामने भी सत्य चुना जाए। अकबर ने कहा कि यही वो बिंदु हैं जहां अधिकांश व्यवस्थाएं रुक जाती हैं, क्योंकि सत्य कठिन होता है और सुविधा आकर्षक। उन्होंने आदेश दिया कि निर्णय दोबारा लिया जाए, इस बार बिना जल्दबाजी, बिना भय और बिना सुविधा के। ये दूसरा निर्णय पहले से अलग था, शायद कम सुरक्षित लेकिन अधिक सही। दरबार में बैठे लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि अब कोई उन्हें देख नहीं रहा, फिर भी वे खुद को देख रहे हैं। अकबर ने तानसेन और बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब पहेली पूरी हो रही है, क्योंकि अब उत्तर शब्दों में नहीं, व्यवहार में है। ये भाग उस क्षण पर समाप्त होता है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि असली परिवर्तन बाहरी संघर्ष से नहीं, भीतरी ईमानदारी से तय होता है। दूसरा निर्णय लिए जाने के बाद दरबार पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर हर मन में हलचल थी। लोग अब बोलने से पहले सोचते थे और सोचने से पहले स्वयं से प्रश्न करते थे। यही अकबर की उस पहेली का प्रभाव था, जो अब किसी प्रश्न की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह सबके साथ चल रही थी। बीरबल जानते थे कि ये स्थिति स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य या तो इस भार के साथ मजबूत होता है या फिर इससे बचने के लिए कोई नया रास्ता खोज लेता है। तानसेन भी ये समझ रहे थे कि मौन अब साधारण मौन नहीं रहा, वो प्रतीक्षा बन चुका है। एक संध्या अकबर ने दरबार नहीं बुलाया। ये अपने आप में असामान्य था। संदेश केवल इतना था कि अगले दिन कोई राजकार्य नहीं होगा, लेकिन सभी को उपस्थित रहना होगा। न कारण बताया गया, न उद्देश्य। रात भर लोग सोचते रहे। कुछ को लगा कोई नई परीक्षा होगी, कुछ को भय हुआ कि शायद कोई दोष उजागर होने वाला है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि पहेली का अगला चरण क्या है। अगले दिन दरबार में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई सिंहासन का वैभव नहीं, कोई घोषणा नहीं। अकबर साधारण आसन पर बैठे थे। ये दृश्य ही लोगों को असहज करने के लिए पर्याप्त था। अकबर ने कहा कि आज कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आज कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। आज केवल एक बात देखी जाएगी कि जब मार्गदर्शन हटा लिया जाए तो लोग क्या चुनते हैं। उन्होंने एक ऐसी स्थिति रखी जिसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं था, लेकिन नैतिकता की परीक्षा थी। कोई दंड नहीं जुड़ा था, कोई पुरस्कार नहीं, केवल चयन था। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए, कुछ आगे आए, कुछ बीच में खड़े रहे, ये तय नहीं कर पाए कि किस ओर जाना सही है। यही वो क्षण था जहां किसी की बुद्धि नहीं, उसका चरित्र बोलता है। तानसेन ने इस बार कोई स्वर नहीं छेड़ा। उन्होंने जानबूझकर संगीत को रोक लिया ताकि कोई भावनाओं में बह न जाए। बीरबल भी चुप रहे, क्योंकि इस बार तर्क भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। निर्णय व्यक्तिगत थे, लेकिन प्रभाव सामूहिक था। कुछ लोगों ने जोखिम उठाया, कुछ ने सुविधा चुनी और कुछ ने कुछ भी ना करने को ही सुरक्षित समझा। अकबर सब देख रहे थे, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। जब सब समाप्त हुआ तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मौन ही इस भाग का सबसे बड़ा कथन था। दरबार को विसर्जित कर दिया गया, बिना निष्कर्ष, बिना निर्णय। लोग लौटते समय समझ चुके थे कि ये पहेली अब दरबार तक सीमित नहीं रही, ये उनके घरों तक, उनके विचारों तक पहुंच चुकी है। बीरबल ने जाते जाते अकबर से केवल इतना कहा कि अब लोग उत्तर ढूंढ नहीं रहे, वे खुद को ढूंढ रहे हैं। तानसेन ने सिर झुकाकर सहमति जताई। अकबर ने कहा कि यही वो क्षण है जहां सत्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां कोई देख नहीं रहा होता। ये भाग वहीं समाप्त होता है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम उत्तर अभी भी बाकी है, और वो उत्तर किसी सभा में नहीं, मन के भीतर जन्म लेगा। दरबार भंग होने के बाद भी अकबर का मौन समाप्त नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, पर न कोई नया आदेश आया, न कोई परीक्षा घोषित हुई। ये वही मौन था जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर प्रश्नों की आंधी चला देता है। लोग अब अकबर के शब्दों से नहीं, अपने ही विचारों से घिरे हुए थे। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ चेहरे बदलने लगे हैं। वही लोग जो पहले हर निर्णय में आगे रहते थे, अब पीछे हटने लगे थे, और जो हमेशा चुप रहते थे, उनके मन में अब आवाज जन्म लेने लगी थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे भीतर उतर रहा था। तानसेन ने एक दिन अकबर से कहा कि दरबार में अब संगीत की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो स्वर मन के भीतर गूंज रहा है
वो किसी वाद्य से नहीं निकल सकता। अकबर ने इस बात पर मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि जब संगीत मौन बन जाए तब समझो वो अपने चरम पर है। कुछ दिनों बाद अकबर ने पुनः दरबार बुलाया। इस बार वातावरण में न भय था न उत्सुकता, एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे सभी जानते हों कि अब कोई साधारण बात नहीं होने वाली। अकबर ने कहा कि अब तक जो कुछ हुआ वो किसी की बुद्धि को परखने के लिए नहीं था, न तानसेन की कला के लिए, न बीरबल की चतुराई के लिए। ये सब इसलिए था कि ये देखा जा सके कि जब सही और आसान में से किसी एक को चुनना हो तो मनुष्य किस ओर झुकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे कठिन पहेली वो नहीं होती जिसका उत्तर छुपा हो, बल्कि वो होती है जिसका उत्तर सामने हो और फिर भी मन उसे स्वीकार ना कर पाए। दरबार में बैठे लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि वे किसी प्रश्न का सामना नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं का कर रहे हैं। अकबर ने न कोई दंड दिया, न किसी की प्रशंसा की। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो लोग सुविधा को छोड़कर सत्य की ओर बढ़े वे हारकर भी जीत गए, और जो लोग सुरक्षित रहे वे जीतकर भी कुछ खो बैठे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा कि अब इस पहेली का उत्तर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, ये उत्तर अब हर उस व्यक्ति के भीतर है जिसने चुप रहते हुए भी सही को चुना। तानसेन ने धीरे से एक स्वर छेड़ा। वो स्वर न दुख का था न आनंद का, वो स्वीकार का था, जैसे कोई मन अपने ही सामने झुक गया हो। अकबर ने कहा कि अब ये कथा समाप्ति की ओर है, क्योंकि पहेली का उद्देश्य पूरा हो चुका है। दरबार अब वही नहीं रहेगा और ना ही लोग। ये भाग उस क्षण पर समाप्त होता है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम अध्याय केवल घोषणा का नहीं बल्कि स्वीकार का होगा। अब दरबार में पहले जैसी भीड़ नहीं रही, वही चेहरे थे, वही स्थान, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। लोग अब अकबर की ओर देखने से पहले अपने भीतर झांकते थे। ये परिवर्तन किसी आदेश से नहीं आया था, ये धीरे धीरे आत्मस्वीकार से जन्मा था। अकबर ने उस दिन अंतिम बार पहेली का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहेली कभी प्रश्न नहीं थी, वो एक यात्रा थी, और हर यात्रा का मूल्य तभी होता है जब यात्री ये समझ ले कि वो कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा। उन्होंने तानसेन की ओर देखा और पूछा कि यदि कोई स्वर बिना सुने भी प्रभाव डाल दे तो क्या उसे संगीत कहा जाएगा? तानसेन ने उत्तर दिया कि वही सबसे शुद्ध संगीत होता है, क्योंकि वो कानों से नहीं आत्मा से सुना जाता है। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा कि यदि कोई उत्तर बोले बिना भी सत्य को जगा दे तो क्या उसे बुद्धि कहा जाएगा? बीरबल ने कहा कि वो बुद्धि नहीं, विवेक कहलाता है, और वही सबसे दुर्लभ होता है। दरबार में बैठे लोग समझ चुके थे कि अब कोई नया प्रश्न नहीं आएगा। जो कुछ सीखना था वो सीख लिया गया है। अब केवल एक घोषणा शेष थी, लेकिन वो भी साधारण नहीं होने वाली थी। अकबर ने कहा कि अब से किसी निर्णय में उनकी मौन उपस्थिति भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि यदि सत्य केवल भय से चुना जाए तो वो सत्य नहीं रहता। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति सही को चुनता है उसे गवाह की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनकर कुछ लोग असहज हुए, क्योंकि जिम्मेदारी अब पूरी तरह उनके कंधों पर थी। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वे इस भार के लिए तैयार थे। तानसेन ने उस क्षण कोई स्वर नहीं छेड़ा। उन्होंने वाद्य नीचे रख दिया, जैसे ये स्वीकार कर लिया हो कि अब संगीत को भी विश्राम चाहिए। बीरबल ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्द अधूरे लगने लगे थे। अकबर ने अंत में कहा कि इस पहेली का अंतिम उत्तर वो नहीं है जो दरबार में दिया जाए, बल्कि वो है जो दरबार के बाहर भी वही बना रहे। दरबार विसर्जित हुआ, बिना जयघोष, बिना आदेश, केवल एक गहरी शांति के साथ। ये भाग वहीं समाप्त होता है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि अगला और अंतिम भाग किसी घटना का नहीं बल्कि परिणाम का होगा। दरबार अब एक स्थान मात्र नहीं रह गया था, वो एक स्मृति बन चुका था, एक ऐसा अनुभव जो हर व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता था। अकबर जानते थे कि जिस दिन पहेली समाप्त होती है उसी दिन उसका प्रभाव शुरू होता है। अंतिम सभा में कोई औपचारिकता नहीं थी, न शंखनाद न घोषणा, केवल वही लोग उपस्थित थे जो अब तक इस यात्रा का हिस्सा बने रहे थे। उनके चेहरों पर प्रश्न नहीं थे, उत्तर भी नहीं, केवल एक गहरी समझ थी। अकबर ने शांत स्वर में कहा कि सबसे खतरनाक पहेली वही होती है जो उत्तर मांगती ही नहीं, क्योंकि जब उत्तर मांगा जाता है तब मन तैयारी कर लेता है, लेकिन जब उत्तर भीतर से उठता है तब मन बदलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तानसेन की तान का रुक जाना और बीरबल का मौन हो जाना किसी हार का संकेत नहीं था,
वो इस बात का प्रमाण था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां कला और बुद्धि दोनों सिर झुका देती हैं। तानसेन ने कहा कि उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हर राग को बजाया नहीं जाता, कुछ राग केवल जिए जाते हैं। बीरबल ने कहा कि हर प्रश्न का उत्तर बोलना आवश्यक नहीं, कुछ उत्तर जीवन के निर्णयों में प्रकट होते हैं। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा कि यदि आज के बाद कोई अन्याय कम हो, कोई निर्णय थोड़ा अधिक सत्य के निकट हो, तो समझ लेना कि पहेली सफल हुई, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को हराना नहीं था, बल्कि सबको जगाना था। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास अक्सर प्रश्नों को याद रखता है, लेकिन परिवर्तन उत्तरों से नहीं, आत्मचिंतन से आता है। दरबार विसर्जित हुआ, लोग धीरे धीरे चले गए, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं था। किसी ने कोई चर्चा नहीं की, कोई कथा नहीं सुनाई, क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों में नहीं बांटे जाते। तानसेन ने अपनी वीणा को अंतिम बार देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने आकाश की ओर नजर उठाई और मौन स्वीकार किया। अकबर कुछ क्षण अकेले बैठे रहे, फिर उठकर भीतर चले गए। और उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि अकबर की सबसे खतरनाक पहेली का उत्तर किसी एक दिन, किसी एक दरबार में नहीं मिला। वो हर उस मन में जीवित हो गया जिसने सही और आसान में से सही को चुनना सीखा। यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि उसका प्रभाव है। समाप्त।